मेरा नाम रूपाली है। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी में होने वाले ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी। मेरी 3 बहनें थीं और एक भाई था। हम तीनों बहनों का खर्चा मेरा भाई ही उठाया करता था, जबकि भैया की शादी हो चुकी थी। जिंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी। भैया अपनी पत्नी के कहने में आकर हमारी ख्वाहिशों को ज़्यादा पूरा नहीं किया करते थे। वह हमेशा भाभी के कहने में ही रहते थे। मुझे बाजार की चटपटी मसालेदार चीज़ों को खाने का बड़ा ही शौक था, लेकिन हमें तो वही घर की रूखी सूखी दाल सब्जी ही हमेशा खाने को मिलती थी। कभी कभी मेरी छोटी बहन भाभी से कह दिया करती थी कि भाभी, कभी तो कुछ अच्छा खाने के लिए बना लिया करो। भाभी कहती कि मेरे पति के सर पर तुम 3 बहनों का बोझ है। एक बहन की वह शादी कर चुका है, अभी तुम 2 और बाकी रह गई हो। ये तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है जो तुम्हारी मर्जी का खाना बनाकर मैं तुम लोगों को रोज रोज दूं। जो मिल रहा है चुपचाप खा लिया करो। मेरी बहन खामोश हो जाया करती थी, लेकिन मैंने कभी अपने भैया भाभी से कोई शिकायत नहीं की थी। मैं जब 18 साल की हो गई तो मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे भैया को वह रिश्ता पसंद आ गया और जल्द से जल्द उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे। मेरे पति के माता पिता मर चुके थे। सिर्फ मेरे पति के एक बड़े भाई थे। मेरे पति का नाम ऋषभ था और मेरे जेठ का नाम रोहित था। दोनों भाइयों की शादी एक साथ एक दिन ही हुई थी। मेरे ससुराल में दोनों भाई की माँ का जब से देहांत हुआ था, तब से वह मार्केट का खाना लाकर ही खाते थे। तब लोगों ने उन्हें ये राय दी कि तुम दोनों तो अब जवान हो चुके हो और तुम अपनी शादी करके अपनी पत्नियों को घर लेकर आओ, तो वह तुम्हें अच्छा अच्छा और टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। महंगाई भी ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए दोनों भाइयों ने सोचा कि हम दोनों भाई एक ही दिन अपनी शादी कर लेते हैं। मेरे जेठ जी एक लड़की से प्यार करते थे और उनकी शादी उसके साथ ही हो गई। मेरी जेठानी मेरे जेठ की ही उम्र की थी। मेरे जेठ और मेरे पति की उम्र में बहुत ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन मेरे जेठ दिखने में ज़्यादा खूबसूरत थे, जबकि मेरे पति दिखने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे। शादी होने के बाद 2 बहुएं घर में एक साथ आ गई थीं। मेरे पति अपने बड़े भाई से बहुत प्यार किया करते थे। वह जैसा कहते बस वह वैसा ही किया करते थे और वह उन्हीं लोगों में से थे जो बिल्कुल भी अभी अपने भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे। मुझे ये बात पहले से ही बता दी गई थी कि ऋषभ अपने बड़े भाई को बहुत अहमियत देता है, क्योंकि माता पिता के मर जाने के बाद ऋषभ के बड़े भाई ने ही ऋषभ का बहुत ख्याल रखा था। इसीलिए वह अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों भाइयों में प्यार होना बहुत अच्छी बात थी। बहन भाइयों में आपस में प्यार होना ज़रूरी भी होता है। मेरी बड़ी बहन की शादी एक भरे हुए ससुराल में हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर देवर जेठ और कुंवारी ननदें भी थीं। इतने बड़े परिवार का खाना मेरी बहन अकेले ही बनाती थी और सारा काम अकेले करती थी। मेरी शादी पर मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि तुम बहुत खुश नसीब हो जिसे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। तुम्हारी ससुराल में तो सिर्फ तुम्हारा जेठ और पति के अलावा कोई भी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह तो नहीं गुजरेगी, बल्कि बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजरेगी। मेरी शादी तो भैया ने इतने बड़े परिवार में कर दी है, जहाँ पर मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं भी इस बात को दिमाग से सोचती तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती थी और सोचती थी कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी के कुछ दिनों तक तो जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, लेकिन मेरी जेठानी बहुत चालाक थी। वह मुझ पर हर वक्त बस अपना हुक्म ही चलाती रहती थी और मुझे उसकी हर बात को मानना पड़ता था। वह मेरी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ती रहती थी। वह बड़ी ही अजीब सी थी। उसने मुझे हर तरह से तंग करना शुरू कर दिया था। मेरे जेठ भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया करते थे। उनकी पत्नी सारा सारा दिन आराम करती रहती थी और मैं घर का काम किया करती थी। मैं चाहकर भी अपनी जेठानी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे यहाँ पर ज़्यादा बोलने से मेरे पति को या मेरे जेठ को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। मेरी जेठानी इतनी चालाक थी कि अपने पति और अपने देवर के घर आते ही घर के कामों में लग जाती थी और उनके पीछे एक काम को भी हाथ नहीं लगाती थी।
मेरी जेठानी का स्वभाव ही चालाकी भरा था। वह मेरे साथ बिल्कुल मेरी सास के जैसा ही व्यवहार करती थी। मुझे लगता था कि अगर मेरी सास जिंदा होती तो शायद इसके जैसे ही मेरे ऊपर हुक्म चला रही होती। लेकिन मैंने देख लिया था कि मेरे जेठ जो थे वो भी कुछ कम नहीं थे। वह अक्सर मुझे ही डांटने लगते थे कि रूपाली, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी पत्नी से घर का इतना काम करवाते हुए। वह तुम्हारी जेठानी है और तुमसे बड़ी भी है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे रहते हुए सारे काम को करने की जिम्मेदारी अकेले ही उठाती है और तुम छोटी होकर आराम करती रहती हो। मैं जब भी घर आता हूँ तो मुझे मेरी पत्नी ही काम करती हुई दिखाई देती है। तुम कुछ काम करती भी हो या नहीं? मैं अपने जेठ से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर मेरे कुछ कहने पर उन्होंने मेरे पति से मेरी शिकायत कर दी तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। बस इसी बात का ख्याल करते हुए मैंने अपने जेठ को पलटकर कभी भी जवाब नहीं दिया था। मेरे पति का काम तो ऐसा था कि ज़्यादातर वह घर से बाहर ही बने रहते थे। जब वह काम से घर वापस लौटते थे तो कभी कभी मैं उनसे अपनी जेठानी के बारे में कोई बात कह भी देती तो वह मुझसे बहुत उल्टी सीधी बातें सुना दिया करते थे कि मैं तो पहले ही बहुत थक कर हार कर घर आया हूँ और घर आकर अब तुम्हारी ये फिजूल की बातें सुनूं। मैंने अपने पति से इस बारे में कोई बात करना ही छोड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी तो शादी के बाद में और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। एक दिन मेरे पति और जेठ की छुट्टी थी। मेरी जेठानी लगातार मेरे साथ काम में हाथ बटा रही थी। दोनों भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरी जेठानी स्टोर रूम की सफाई करने के लिए चली गई थी और मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। लेकिन मेरी जेठानी को सफाई करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था। वो अभी तक स्टोर रूम से बाहर नहीं आई थी कि तभी मेरे पति और जेठ भी घर वापस आ गए। तो मेरे जेठ की नज़र स्टोर रूम की तरफ पड़ी तो मेरी जेठानी स्टोर रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। हम उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनमें तो अब कुछ भी नहीं बचा है। आप लोग तो इन्हें यहाँ पर मरा हुआ लेकर आए हैं। उनकी मौत तो पहले ही करंट लगने से हो चुकी है। हम सब लोग घर में थे और मुझे उनके मरने की खबर तक नहीं हुई थी और ना ही करंट लगने से उनकी कोई भी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। शायद उनकी मौत इस तरह से आनी थी। घर में एक अजीब तरह का कोहराम मच गया था। अफसोस मुझे भी बहुत हो रहा था कि मेरी जेठानी अब इस दुनिया से चली गई थी। मेरे जेठ को अपनी पत्नी की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा था। अब मैं अपने घर पर अकेली रह गई थी। मेरे पति और जेठ काम पर जाते थे। धीरे धीरे सब अपने रूटीन पर वापस आ गए। मेरे जेठ भी काफ़ी हद तक अब संभल चुके थे। मेरे जेठ का काम हल्का चल रहा था, इस वजह से वो ज़्यादातर घर में ही रहते थे। मैं सोचती कि चलो अच्छा है, मैं भी घर में अकेली रहती हूँ। मुझे अकेले घर में डर लगता था, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मेरी जेठानी मेरे साथ घर में होती थी। अब जब से उसकी मौत हुई थी तो मुझे अकेला घर काट खाने को दौड़ता था। मेरे जेठ काफ़ी टाइम से अपने काम पर नहीं जा रहे थे। कभी कभी किसी दिन 1-2 घंटे के लिए चले जाते थे। एक दिन मैं किचन में खड़ी हुई खाना बना रही थी कि तभी मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे जेठ वहाँ पर थे। मैंने कहा, जी कहिए, क्या आपको कुछ चाहिए या फिर आपको कोई काम है? तो मेरे जेठ ने मेरी तरफ एक जूस का गिलास बढ़ाया और कहने लगे, रूपाली, तुम कितनी देर से काम कर रही हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बाजार से जूस लेकर आया हूँ। जिस दिन से मेरी पत्नी मरी है सारे काम का लोड बस तुम्हारे ऊपर ही आ गया है। मेरी पत्नी तो इस दुनिया से जा चुकी है। मैं नहीं चाहता कि इस घर का काम करते करते तुम भी इस दुनिया से चली जाओ, इसीलिए तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम तो धीरे धीरे जवान ही हो रही हो और अब और भी ज़्यादा खूबसूरत होती चली जा रही हो, लेकिन तुम्हारी इस खूबसूरती को कहीं इस घर के काम की वजह से नज़र ना लग जाए। इस सब ने तुम्हें दबा कर रखा हुआ है, इसीलिए ये लो, जूस पी लो। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी अपने जेठ के मुंह से इस तरह की बातों को सुनकर कि वह ये कैसी बातें कर रहे थे, और हैरानी इस बात पर भी हो रही थी कि मेरे जेठ को मेरा इतना ख्याल कब से होने लगा। वह मेरे लिए खुद जाकर बाजार से जूस लेकर आए थे। प्यास तो मुझे सच में बहुत लग रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं अपने अंदर कुछ कमजोरी सी भी महसूस करने लगी थी। मैंने उस गिलास की तरफ देखा तो मेरा मन उसको पीने का कर रहा था। मैंने अपने जेठ के हाथ से वो जूस का गिलास ले लिया और फिर उसे पी लिया।
और अपने जेठ को थैंक यू बोला। मैंने सोचा कि मेरे जेठ को उसकी पत्नी मेरे खिलाफ जरूर भड़काती होगी और इसीलिए तो वह पहले मुझे ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी सारे घर का काम करती हूँ और थक जाती हूँ। अब जब मेरे जेठ अपनी पत्नी के ना होने पर मुझे सारे घर का काम करता हुआ देखते होंगे तो उन्हें ज़रूर मुझ पर तरस आता होगा। मुझे लगा कि शायद इसी बात से मेरे जेठ का दिल नरम हो गया हो, क्योंकि उनकी पत्नी भी घर की सफाई करने की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी थे। मेरे जेठ और जेठानी की पसंद की शादी हुई थी। शायद उन्हें रह रहकर अपनी पत्नी का ख्याल आता होगा। मेरी जेठानी घर से क्या चली गई थी कि घर में अभी तक कोई अच्छा खाना नहीं बन रहा था और घर में अभी तक शोक का माहौल भी बना हुआ था। मैंने गलती से एक दिन अपने मोबाइल में गाने बजा लिए तो मेरे पति मुझसे झगड़ा करने लगे, जबकि मेरी जेठानी की मौत को अब 20 दिन हो चुके थे। आखिर कब तक ये लोग घर में मौत होने पर शोक मनाते रहते। अपने पति की बातें सुनकर मैं भी खामोश हो गई और उनसे माफ़ी मांग ली। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बोर हो रही थी और इसीलिए मोबाइल पर मैंने गाने बजा लिए। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें क्या पता मेरे भाई पर उसकी पत्नी के मरने से क्या बीत रही होगी। वह हम दोनों को एक साथ देखता होगा तो उसे अपनी पत्नी की याद आती होगी। एक दिन शाम के टाइम पर मेरे जेठ मेरे लिए चाउमीन लेकर आए। इस तरह की चीज़ वह अपनी पत्नी को घर से बाहर ले जाकर खिलाया करते थे। वह दोनों पति पत्नी तो बाहर जाकर खूब मज़े की चीज़ें खाकर आते थे, लेकिन कभी मेरे पति मुझे घर से बाहर इस तरह की चीज़ें खिलाने के लिए नहीं लेकर गए थे और ना ही कभी घर पर लेकर आए थे। और वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। अपने कमरे में बैठकर खूब हंसी मजाक की बातें करते थे और मैं उनकी हंसी मजाक की बातें सुन सुनकर अपने दिल को समझाती रहती थी, क्योंकि मेरे पति तो मुझसे ढंग से बात तक नहीं किया करते थे। मैंने जेठ से कहा कि आपको अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसीलिए आप अपनी पत्नी की फेवरेट चीज़ घर में लेकर आए हो। वह कहने लगे, नहीं रूपाली, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुमने ऐसी चीज़ नहीं खाई है ना, और इस बारे में तुमको ऋषभ को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके आने से पहले ही तुम इस चाउमीन को ख़त्म कर लेना। मैंने कहा, लेकिन अगर इस बारे में मेरे पति को पता चल गया तो? मेरे जेठ ने कहा कि नहीं रूपाली, उसे कैसे पता चलेगा। तुम जल्दी से चाउमीन ख़त्म करके इसके रैपर को डस्टबिन में डाल देना। और वैसे भी ऋषभ को तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है। ये बात तो ठीक थी, मेरे पति को मेरा ख्याल नहीं था। मैंने मज़े से चाउमीन खाई और उसके बाद मुझे बड़ी ही गहरी नींद आ गई। चाउमीन बहुत ही टेस्टी थी। मैंने पहली बार चाउमीन खाई थी तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आई थी, वरना मैं अपनी जेठानी के मुंह से ही चाउमीन का नाम सुना करती थी। और उसके बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने जेठ के कमरे में पाया। जब सोकर उठकर जेठ के कमरे से निकली तो मेरे पति बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। मैंने कहा, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गई और मैं जेठ जी के कमरे में क्यों सो रही थी, मुझे कुछ याद नहीं। मेरे पति ने कहा कि मैं जब कमरे में आया तो तुम सो रही थी, लेकिन मैं फिर किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। उसके बाद जब घर में आकर देखा तो तुम कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने कहा, मुझे पता ही नहीं कि मैं किस टाइम सोई और कब जेठ जी के कमरे में आकर लेट गई। मेरे पति ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। ऐसी अजीब अजीब हरकतें मत किया करो। तुम खुद चलकर ही रोहित भैया के कमरे में गई होगी और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस वक्त उनके कमरे में चली गई और जाकर सो गई। मेरे जेठ ने कहा कि जब मैं अपने कमरे में आया तो रूपाली मेरे कमरे में लेटी हुई सो रही थी। मैं रूपाली को देखकर चुपचाप बाहर आ गया था और आंगन में लेट गया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और मैं किस तरह से अपने जेठ के कमरे में चली गई। मेरे जेठ ने मेरे पति से कहा कि कोई बात नहीं ऋषभ, रूपाली गलती से मेरे कमरे में आ गई होगी। तुम रूपाली को डांट क्यों रहे हो? कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है, घर से बाहर तो नहीं गई, मेरे कमरे तक ही तो आई थी। जेठ ने मेरे पति को चुप करवा दिया। मेरे पति ने भी कहा, ठीक है, आइंदा से लेकिन ऐसी गलती अब कभी मत करना।
सारा दिन मैं यही सोचती रही थी कि मैं अपने कमरे में सोई और अपने जेठ के कमरे में मेरी आंख क्यों लगी। ये सब कुछ क्या हो रहा था, मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी। मैं बहुत सीधी थी और मैं मायके में छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन जब से ससुराल आई थी और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का मुझे ख्याल रखना पड़ता था। मेरी जेठानी की जब से मौत हुई थी, घर पर कोई ना कोई आता ही रहता था। एक दिन मेरे पति की मौसी हमारे घर पर रुकने के लिए आई थी। उस रात मेरे पति की मौसी हमारे घर पर ही ठहरी हुई थी और उस रात भी मेरे साथ यही हुआ। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने जेठ के कमरे में उठी। मेरे पति की मौसी भी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और मेरे पति से मेरी शिकायत कर रही थी कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, शर्म नहीं आती उसे अपने जेठ के कमरे में सोते हुए। आखिर ये किस तरह की हरकत है, और ये इतनी बिगड़ी हुई लड़की है कि इसे पता ही नहीं कि ये क्या कर रही है। इसका जेठ तो इसके लिए भाई के समान है, तो क्या इस तरह से उसके कमरे में रात को घुसी चली जाएगी। वह तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, अगर कोई और होता तो इस पर इल्ज़ाम भी लगा सकता था। मेरे पति ने अपनी मौसी के सामने ही मुझे खूब डांटा और कहने लगे, ये तुम रोज़ किस तरह की हरकत करने लगी हो, क्यों बार बार मेरे भाई के कमरे में जाती हो। मैंने कहा, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपके भाई के कमरे में भला क्यों जाऊंगी, और मुझे वहाँ पर जाकर क्या मिलेगा, मैं क्या करूंगी वहाँ पर जाकर। आज तो मुझे खुद याद है कि मैं अपने कमरे में ही सोई थी। मेरे पति ने कहा, तो फिर रोहित भैया के कमरे में तुम क्या कर रही थी। मेरे पति तो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे और मुझसे उन्होंने बात करना भी कम कर दिया था। ना ही उन्हें मेरी किसी बात का ख्याल था। मेरी तबीयत भी खराब होती थी तो वह मुझे डॉक्टर के पास तक नहीं लेकर जाते थे और ना ही मेरे करीब आते थे। ना उन्हें मेरी कोई फिक्र होती थी, ना जाने वह मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते थे, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती थी। मैं बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूं। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ दिन ब दिन बदलता ही जा रहा था। वह तो मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटते ही रहते थे और हमेशा मुझसे झगड़ते रहते थे। मुझे रह रहकर अपनी किस्मत पर रोना आता था। शादी से पहले भैया और भाभी के घर पर नौकरानियों की तरह बनकर रहती थी और अपनी भाभी के ताने सुनती रहती थी। शादी के बाद पहले तो जेठानी तंग किया करती थी और अब जब वह इस दुनिया से चली गई थी तो ये नया हादसा अब मेरे साथ होने लगा था और मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल अलग हो गया था। मेरे पति के अंदर बिल्कुल भी रोमांस नहीं था, बल्कि वह तो हमेशा मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरते रहते थे। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, लेकिन मेरे पति को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मेरे पति ने मेरे बारे में जानना तक छोड़ दिया था, ना ही वह मुझे नज़र उठाकर देखते थे। हमारे बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता भी नहीं बचा था। हम दोनों एक घर में रहते हुए भी अजनबी की तरह रहते थे। मैं अपने पति से बात करने की बहुत कोशिश किया करती थी, लेकिन मैं हर बार इस कोशिश में नाकाम रहती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी, मैं सिर्फ अपने पति से माफ़ी मांग सकती थी और उनसे बात करने की कोशिश ही कर सकती थी। लेकिन मेरे पति को तो किसी भी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं बस रोती रहती थी और अपनी ससुराल में जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार रही थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सब्र करना सिखाया था, लेकिन अब मेरे सब्र की हद हो चुकी थी। मुझ में अब सब्र करने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। मैं फिर भी सब्र करने की कोशिश करती थी, बहुत ध्यान से हर काम करती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा पति मुझे फिर से गलत समझने लगे। जिन लड़कियों में शर्म होती है वह खुद ही गलत कामों से पीछे हट जाती हैं, लेकिन पति का काम होता है कि वह आगे बढ़ें और अपना दिल बड़ा करें। मेरे पति को तो ना जाने क्या हो गया था कि उन्हें मेरी शक्ल की इतनी बुरी लगती थी। जब मेरी जेठानी जिंदा थी मेरे पति ऐसे नहीं थे जैसे अब हो गए हैं। मेरे पति पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले तो थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत जता भी दिया करते थे, लेकिन अब तो वह मुझसे बात करना तक भूल गए हैं। कम से कम मेरे साथ बैठकर खाना ही खा लिया करते थे और मुझसे एक दो बातें कर लिया करते थे, लेकिन अब तो वह सब कुछ ही भूल गए थे। लेकिन मेरे जेठ इन दिनों मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे। वह मेरा ख्याल रखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरे पति की मौसी के सामने भी मेरी खूब बेइज्जती हुई थी। वह भी मुझे बुरा भला कहकर चली गई थी। मेरे जेठ रोज़ शाम को मेरे लिए कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ लेकर आते थे
कभी चाउमीन, कभी बर्गर, तो कभी मोमोज आदि। मुझे उनकी लाई हुई ये चीज़ें बहुत पसंद आती थीं। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी मैं अपने जेठ की लाई हुई कोई चीज़ खाती तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, और उसके बाद मैं अपने जेठ के कमरे में मिलती थी, और उसके बाद फिर वह आंगन में चारपाई पर सोया करते थे। वह कहते थे कि मुझे खुले में सोना बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी अंदर कमरे में गर्मी लगती है, मैं बाहर ही सो जाया करूँगा। और फिर रूपाली जब मेरे कमरे में आ जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कमरे के अंदर जाना। मेरे पति ने जेठ से कहा कि आप रात को ही अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया करो, लेकिन मेरे जेठ ने कहा कि मेरे कमरे के दरवाजे का लॉक खराब हो गया है। फिर मेरे पति ने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उनके दोस्तों ने बताया कि लगता है कि तुम्हारी पत्नी को नींद में चलने की आदत है, या फिर वह किसी दिमागी बीमारी की शिकार हो गई है, क्योंकि तुम्हारे बताने के मुताबिक तुम्हारी पत्नी को याद नहीं रहता कि वह कहाँ पर सोती है। लेकिन ये बीमारी मुझे कब हो गई मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। शादी से पहले मैं अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में सोया करती थी, उसने तो कभी मुझे इस हरकत के बारे में नहीं बताया। लेकिन जब किसी इंसान को ये बीमारी होती है तो उसे पता नहीं चलता कि वह रात को सोते टाइम पर क्या कर रहा है, वह नींद में चलकर कहीं भी चला जाता है। और अगर दिमाग की बीमारी होती है तब वह कुछ भी करता है, उसे किसी बात की कोई खबर नहीं होती। मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये बीमारी मुझे कैसे हो गई। मेरे मायके में तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि मुझे ऐसी भी कोई बीमारी है। मुझे अजीब बीमारी थी जो मुझे पता नहीं चल पा रही थी कि मैं नींद में चलकर अपने जेठ के कमरे तक चली जाती हूँ। मैं बहुत तंग आ गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ पता कैसे नहीं चल पा रहा था कि मैं नींद में कब और कैसे अपने जेठ के कमरे तक पहुंच जाती हूँ। मेरे पति ने एक दिन मुझसे कहा कि तुमको 2-3 दिन के लिए अपने भैया भाभी के घर चले जाना चाहिए, शायद तुम यहाँ पर रह रहकर पागल हो गई हो। 2-3 दिन अपने घर पर रहोगी तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। अगले ही दिन मैं अपने भैया भाभी के घर चली गई। मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सोती थी और सुबह में कहीं और तुम्हें मिलती थी। मेरी बहन मेरी बात को समझ नहीं पा रही थी कि मैं उससे क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मैंने उसे अपने ससुराल में होने वाले पूरे वाक़ये के बारे में बता दिया। मेरी बहन ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी। कहने लगी, दीदी ऐसा नहीं हो सकता, शादी से पहले तो आप मेरे साथ ही सोती थी, बल्कि आपको इतनी ज़्यादा गहरी नींद आ जाती थी कि कभी कभी मैं भी डर जाती थी और आपको उठाने की कोशिश करती थी तो आप अपने टाइम पर उठती ही नहीं थी। मैंने आपके अंदर कभी ऐसी कोई हरकत नहीं देखी। ज़रूर आपके पति को कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कहा, छोटी गलतफहमी कैसे हो सकती है? मैं जब रात को अपने कमरे में सोती हूँ और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं खुद अपनी आँखों से देखती हूँ कि मैं अपने जेठ के कमरे में उसके बिस्तर पर लेटी हुई होती हूँ। मेरे पति भी वही देखते हैं जो सच में हो रहा होता है। ये कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। मैं भी बड़ी परेशान थी कि आखिर ये बीमारी मुझे कब हुई थी। अगर हुई थी तो फिर इस बारे में मुझे पता क्यों नहीं चला। बस मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि बीमारी अगर मुझे थी तो फिर मुझे मायके में क्यों नहीं हुई, ससुराल में जाने के बाद ही क्यों हुई है। मैंने सोचा कि अब मैं अपने भैया भाभी के घर आ गई हूँ, देखती हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ होता है ऐसा या नहीं होता। लेकिन मैं जब रात को सोई तो अपने कमरे में ही थी अपनी बहन के साथ, और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं जिस बिस्तर पर सोई हुई थी ठीक उसी बिस्तर पर मैं मौजूद थी। मैं बड़ी हैरान थी कि अगर ये बीमारी मुझे थी तो फिर मेरे मायके में मेरे साथ ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर तो नींद में चलकर किसी के भी और के कमरे में मैं जा सकती थी। मैं 2-3 दिन अपने भैया भाभी के घर पर ही रही। मेरी ऐसी कोई भी गलत हरकत मेरे भैया भाभी या मेरी बहन के सामने नहीं आई थी। इन 2 रातों में एक बार भी मैं अपने बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक नहीं गई थी। मैं जिस बिस्तर पर सोई थी सुबह होने पर मैं उसी बिस्तर पर होती थी। मैं जब अपनी ससुराल वापस आ गई तो सबसे पहले मैंने ये बात अपने पति को बताई। मैंने कहा, आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता है तो फिर मेरी छोटी बहन से भी आप ये बात पूछ सकते हो। लेकिन मैं बड़ी हैरान थी कि मेरे पति को तो मुझ पर यकीन ही नहीं आया। उन्होंने मेरी पूरी बात को पलट दिया। कहने लगे कि फिर तुम ही बताओ कि तुम यहाँ पर रहकर ऐसी हरकत क्यों करती हो, क्यों जाती हो मेरे बड़े भाई के कमरे में।
क्या तुम मेरे भाई की पत्नी की जगह लेना चाहती हो? अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। आखिर मेरे पति ये सब कुछ क्या कह रहे थे? मैंने अपने पति से कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों होता है। मेरे पति ने तो अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। मैं तो सोच रही थी कि आखिर मेरे पति इतने ज़्यादा कैसे गिर सकते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। मेरे पति मुझ पर इल्ज़ाम लगा चुके थे। मैं गलत नहीं थी, इसलिए मैं इस बात को कभी भी नहीं मान सकती थी। मैंने भी अब अपने पति से बातचीत करना छोड़ दिया था और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन मेरे जेठ मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे और अब मुझे उनका ख्याल रखना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे पति तो मेरी फिक्र करना बिल्कुल भूल ही गए थे। मेरे मायके में भी मेरे भैया ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। जब से उनकी शादी हुई थी वो हमेशा अपनी पत्नी का ही ख्याल रखते थे और ना ही हम तीनों बहनों में से कभी किसी को बाहर लेकर गए थे। हम तीनों बहनें सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थीं। मेरे जेठ मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। उनका ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेरे लिए मेरे भाई की तरह थे। कभी मेरे लिए कोई खाने पीने की चीज़ लाते तो कभी मुझसे हंसी मजाक करते थे। उन्हें मेरी फिक्र भी बहुत रहती थी। वह कहते थे कि रूपाली, तुम घर के काम ज़्यादा मत किया करो, कभी कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करो। वो बेचारे खुद ही कभी मेरे साथ रोटियां बनवा देते थे तो कभी मैं कपड़े धोती तो मेरे साथ कपड़े भी धुलवा दिया करते थे। मैंने अपने जेठ से एक दिन पूछ लिया कि जब आपकी पत्नी जिंदा थी तो आपका बिहेवियर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं रहता था जैसा कि अब है। तो उन्होंने कहा कि रूपाली, तुम्हारी अहमियत मुझे मेरी पत्नी के मरने के बाद पता हुई है कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र की हो। मेरा भाई तुम्हारे साथ खड़े होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह तो तुम्हारी छवि का बिल्कुल उल्टा है। तुम तो बिल्कुल कोहिनूर का हीरा हो जिसकी कदर मेरा भाई कभी नहीं करता। शायद मैंने भी तुम्हारी कदर नहीं की थी, तभी भगवान ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। आखिर तुम भी तो मेरे घर की ही मेंबर थी, इसीलिए अब मुझे पछतावा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। मेरी पत्नी कभी कभी मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काती रहती थी और मैं उसके भड़कावे में आ जाता था। शायद इसी वजह से मैंने तुम्हारी कदर नहीं की थी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ गुस्से से बात करता था। मेरी पत्नी बताती थी कि तुम घर का कोई काम नहीं करती हो, सारा दिन मेरी पत्नी ही काम करती है। लेकिन मेरी पत्नी के मरने के बाद मुझे पता चला कि तुम इस घर का बहुत ज़्यादा काम करती हो, बल्कि ऋषभ को तो तुम्हारी कदर करनी चाहिए। अरे वो तुम्हें इस घर में अपनी पत्नी बनाकर लाया है, नौकरानी नहीं, लेकिन वह तुम्हें इस घर की नौकरानी समझता है और तुमसे अपने घर का सारा काम करवाता रहता है। मुझे तुम पर बहुत तरस आता है और मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की हमारे घर की बहू बनी, जबकि मेरी पत्नी तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं थी और मेरी पत्नी तुम्हारे जितना टेस्टी खाना भी नहीं बनाती थी। तुम बहुत अच्छी हो, शायद मेरी पत्नी भी तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं थी। मैं तुम्हारा हमेशा बहुत ख्याल रखूँगा और मैं ऋषभ को ज़रूर समझाऊँगा कि वह तुम्हारी कदर किया करे। मुझे पता है कि उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक नहीं रहता, वो हमेशा तुम्हारे साथ झगड़ा करता रहता है, इसीलिए मैं उसे ज़रूर समझाऊंगा। तुम्हें अब बिल्कुल भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने जेठ से अपनी इतनी तारीफ सुनकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे पति ने आज तक खुलकर मेरी कोई तारीफ नहीं की थी और आज मेरे जेठ मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे कि पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि क्या मैं सच में इतनी अच्छी हूँ। मेरे पति से ज़्यादा मेरे जेठ को मेरी फिक्र थी। मैं सोच रही थी, ये बात तो सच है कि मेरे पति मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जचते हैं, क्योंकि मैं खूबसूरत थी और मेरे पति देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, जबकि मेरे जेठ देखने में बड़े ही हैंडसम थे। पर मैंने कभी अपने जेठ को लेकर अपने मन में कोई गलत ख्याल पैदा नहीं किए थे, क्योंकि जो मेरे पति थे मैं उनसे ही मोहब्बत किया करती थी। मेरे पति ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। अगर मैं गलत होती तो अपने जेठ के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर मैं उस बात का फ़ायदा उठा सकती थी। मेरे जेठ भी गलत नहीं थे, वह मुझे सिर्फ अपनी बहन के समान समझते थे और इसी वजह से मेरा ख्याल रख रहे थे। मैं अपने जेठ के सामने बैठकर रो रही थी। मैंने अपनी छोटी बहन के अलावा
भैया भाभी को भी ये बात कभी नहीं बताई थी कि मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां चल रही हैं। मेरे भैया ने शादी से पहले ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, तुम्हारे ससुराल में कितनी भी परेशानी हो कभी वापस लौट कर मत आना, अपने घर को बनाने की ही कोशिश करना। वैसे भी छोटी मोटी परेशानियां तो हर ससुराल में होती हैं, तुम्हें अपने घर के हर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ना कि हार मान कर अपने मायके चली आना। हमेशा अपना घर बचाने के लिए बर्दाश्त करने की कोशिश करना। मेरे जेठ ने मुझे तसल्ली दी और मेरे आंसू पोंछने लगे। उन्होंने कहा, रूपाली, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना। तुम्हें पता है ना कि ऋषभ मेरा कितना कहना मानता है। मैं उसे समझाऊंगा तो वह समझ जाएगा और मैं उसे समझाने के साथ साथ तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं भी अपने जेठ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो काफ़ी दिनों से अपने काम पर नहीं जा रहे थे और जब जाते तो 1-2 घंटे काम करके वापस घर लौट आते थे। मैं उनके लिए उनका फेवरेट खाना बनाकर तैयार कर देती थी और वह लौटते हुए मेरे लिए कुछ भी लेकर आ जाते थे। उसके बाद मैं चाय बनाती थी, फिर हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते थे और खूब हंसी मजाक की बातें भी करते थे। एक दिन मेरे पति घर आए तो कहने लगे, कुछ ज़्यादा ही अपने जेठ का ख्याल नहीं रखने लगी हो, थोड़ा बहुत ख्याल अपने पति का भी रख लिया करो। मैंने कहा कि आप इस तरह की घटिया बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपके भाई का हमेशा ही ख्याल रखती हूँ, आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए। मेरे पति बोले, ठीक है, लेकिन थोड़ा ख्याल मेरा भी रख लिया करो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मैं बहुत परेशान थी। जो बिहेव मेरे जेठ का था वो मेरे पति का होना चाहिए था, लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे। एक दिन मैं सफाई कर रही थी, सफाई करते करते ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे करीब डॉक्टर बैठे हुए थे और मेरा चेकअप कर रहे थे। जैसे ही मैं होश में आई, मैंने आँख खोलकर देखा तो डॉक्टर ने मुझे बधाई दी और वह मुझसे कहने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हो। मैं भी खुश हो गई क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी कि मैं माँ बनने वाली थी। अभी मेरे पति घर पर नहीं थे, लेकिन मेरे जेठ इस बात से बहुत खुश हो रहे थे और खूब खुशियाँ मना रहे थे। बल्कि वह तो मिठाई का डिब्बा लेकर आ गए और डॉक्टर को अपने हाथ से मिठाई खिलाने लगे। वो बोले, जब ऋषभ घर आएगा तो मैं उसे खुशखबरी सुना दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भगवान ने तुम्हें बेटा दिया तो ऋषभ इस बात से बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि ऋषभ को लड़के बहुत पसंद हैं। मैंने अपने जेठ की इस बात पर हल्की सी मुस्कान दी थी। वैसे मैं ये खबर सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। आस पड़ोस की औरतें भी मुझसे मिलने के लिए, बधाई देने के लिए घर आ गई थीं। हमारे घर में खुशी का माहौल छा गया था। मेरे जेठ ने सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी थी। शाम के टाइम पर जब मेरे पति घर आए तो उन्हें मोहल्ले के लोगों ने बधाइयाँ दी। मेरे पति घर आए तो कहने लगे, आखिर किस बात की मिठाई बट रही है और किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मैंने अपने पति को बताया कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। मेरे पति कहने लगे, अच्छा, हमारे घर में कोई अच्छी खबर भी हो सकती है? तुम्हारे होते हुए मुझे तो कभी अच्छी खबर की कोई उम्मीद ही नहीं है। मेरे जेठ ने अपने भाई को गले लगा लिया और कहने लगे, ऋषभ, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम पिता बनने वाले हो। अब हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। मुझे लगा कि ये बात सुनकर मेरा पति बहुत खुश होगा, लेकिन ये बात सुनकर तो मेरे पति खामोश हो गए और अपने कमरे में चले गए। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी और अपने पति के पीछे कमरे के अंदर चली गई। मैं कमरे के अंदर जाकर अपने पति से सवाल करने लगी कि क्यों, आपको कोई खुशी नहीं हुई? वो बोले, अच्छा मजाक कर रहे हो तुम लोग। मैंने कहा, आपके साथ यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहा है, ये बात सच है। मेरे पति ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, आपको यकीन नहीं होता तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हो। आपको इस बात में कोई शक है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? मेरे पति ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। वह कैसे बेपरवाह हो सकते थे? उस दिन अपने पति का मूड देखकर मेरी खुशी भी गम में बदल गई थी। मेरे जेठ मेरे लिए बाजार से बर्गर लेकर आए, फिर मैंने वह बर्गर भी नहीं खाया और मैं गुस्से में ही सो गई। मेरे पति घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ चले गए थे। मैंने अपने जेठ का दिया हुआ बर्गर ले जाकर फ्रिज में रख दिया और उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ था
मैं उस पर बहुत हैरान थी, क्योंकि नींद में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई अपनी गोद में उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने महसूस किया कि ये मेरे जेठ हैं और जो मुझे उठाकर अपने कमरे में लेकर आए। मैं जाग रही थी, लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी ताकि मेरे जेठ को शक ना हो कि मैं जाग रही हूँ। मेरे जेठ समझ रहे थे कि मैं सो रही हूँ। जैसे ही वह मुझे अपने कमरे में लेकर गए और उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया, फिर उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ करना शुरू किया, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैंने शोर मचा दिया और खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे पति, जो पहले ही घर लौट आए थे और कमरे में थे, वो जेठ के कमरे में दौड़े चले आए। मेरे जेठ भी मुझे चिल्लाता हुआ देखकर घबरा गए थे और फिर जो सच्चाई सामने आई थी वह मेरे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। मैंने अपने पति को बताया कि आपका भाई मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया था और ये मेरे साथ गलत हरकत कर रहे थे। मेरे पति हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगे। मैंने कहा, मैं समझ गई हूँ कि आप मेरे लिए चाउमीन, बर्गर, मोमोज क्यों लेकर आते थे। इनकी लाई हुई चीज़ में नींद की दवाई मिली हुई होती थी, जिसको खाकर मैं सो जाती थी। मेरे पति को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति को फ्रिज से वह बर्गर लाकर दिखाया और बताया कि आज मैंने इनका लाया हुआ बर्गर नहीं खाया है, इसीलिए आज मैं होश में थी। मेरे पति ने मेरे जेठ के मुंह पर जब थप्पड़ मारा तो उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। वह डर गए थे। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि मैं रूपाली को बाजार से चीज़ें लाकर देता था, जिसको रूपाली अपने कमरे में खाकर सो जाती थी, और जब तुम अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे तो रूपाली को गोद में उठाकर मैं अपने कमरे में लेकर आ जाता था। मैं बाजार की लाई हुई चीज़ में घर पर आने से पहले ही नींद की दवाई मिला दिया करता था, जिससे रूपाली गहरी नींद में सो जाती थी और मैं उसके साथ गलत काम किया करता था। ये बच्चा भी मेरा ही है। मेरे जेठ ने बताया कि साथ ही साथ वह मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काया करते थे। तभी मेरे पति मुझसे हमेशा गुस्से में रहते थे और मेरी फिक्र और कदर नहीं करते थे। ये सब सुनकर मेरे पति के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा पति भी हैरान रह गया कि उनका भाई उनकी पत्नी के साथ ये सब कुछ क्या कर रहा था। मेरे जेठ ने बताया कि वह यह सब इसलिए कर रहे थे, उनकी पत्नी के मरने के बाद मैं उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और वह मुझ पर फिदा होने लगे थे। तभी वह अपनी गलत इच्छा के लिए मेरे साथ ऐसा करते थे। मेरे पति ने मेरे जेठ की खूब पिटाई की और उनको घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति ने अपने भाई को बहुत मारा, क्योंकि उनके भाई ने उनका भरोसा तोड़ा था और जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी पर शक कर रहे थे। और मैं अपनी किस्मत को काफ़ी शुक्रगुजार हो रही थी कि इस बार कम से कम मेरे पति ने मुझे समझ लिया था। मेरे पति ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। मेरे पति ने मेरे जेठ को पुलिस के हवाले करना चाहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। अगर वह जेल चले जाते तो उनकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मेरे पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जो उनके लिए काफ़ी था, क्योंकि इस घर के अलावा उनके पास अब कोई भी सहारा नहीं बचा था। मेरे जेठ उस दिन के बाद से कभी भी घर वापस लौट कर नहीं आए, लेकिन मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। मेरे जेठ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। जेठ के जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद ही मैं एक दिन पोछा लगा रही थी कि तभी अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मेरा मिसकैरेज हो गया। मेरा पति सच्चाई जानने के बाद से इस बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि उनके भाई का था। जब मेरे पति को मेरे मिसकैरेज की बात पता चली तो वह खुश हो गए। शायद वह बच्चा दुनिया में आता तो मेरे पति उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए इस हादसे ने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी थी। मेरे पति अब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस हादसे को हुए 4 साल गुजर चुके थे और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और इस बार ये बच्चा मेरे पति का ही है। मेरे पति अब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरी बहुत फिक्र करते हैं। देर से ही सही, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो गया था। वह कहते हैं कि देर आए और दुरुस्त आए। ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। देर से ही सही, पर मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ ही मिल गई थीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं।
सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।